everyone, welcome back to your favorite channel Magnet Brains. So my dear class 9th students, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी बुक कंप्यूटर एप्लीकेशन बुक कोड 165 के नेक्स्ट टॉपिक को. सो चैप्टर 1 कंप्यूटर सिस्टम हमने कंप्लीट कर लिया है. वीडियोस आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, लिंक अवेलेबल है, वहां से आप एक्सेस कर सकते हो. सो चैप्टर 1 के आज हम असाइनमेंट को डिस्कस करने वाले हैं जो आपकी बुक में असिस्टेड प्रैक्टिस के बाद दिया हुआ है. अब जैसे हमने अभी तक थ्योरी क्वेश्चंस, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है, बिल्कुल उसी तरीके से कुछ अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस आपको असाइनमेंट में दिए हुए हैं. ठीक है, तो आज उन्हीं अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं. पूरी वीडियो आपको स्टार्ट से लेकर एंड तक देखनी है क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा काम की है. इसमें से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं. राइट, सो मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करता है ताकि आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हो, साथ ही साथ अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव कर सकते हो. दिस इज प्रोफेसर बरखा गुप्ता, योर कंप्यूटर एजुकेटर. और स्टार्ट कर लेते हैं आज की इस वीडियो को विद थ्योरी क्वेश्चंस जो कि आपकी बुक में असाइनमेंट क्वेश्चंस में दिए हुए हैं. अब इन थ्योरी क्वेश्चंस में सिंपल से क्वेश्चंस होंगे, उनके आंसर्स आपको लिखने हैं. सारे क्वेश्चंस बेस्ड हैं चैप्टर पर, सारे वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है. magnetbrains.com वेबसाइट का यूज कर सकते हो या फिर मोबाइल ऐप का भी यूज कर सकते हो. राइट, सो जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक वीडियोस नहीं देखे, ये बात सिर्फ उन्हीं के लिए है. बाकी जिन स्टूडेंट्स ने चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया है, सारे वीडियो लेक्चर्स देख लिए, तो उनके आंसर्स करना आपके लिए कोई बहुत टिपिकल सी बात नहीं होगी. सो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम. अब ये कुछ ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए, इनमें से करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है. तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन कंप्यूटर का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है. कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स पर एक डेडिकेटेड मैंने वीडियो बनाया हुआ है जिसमें हमने कंप्यूटर की स्ट्रेंथ के बारे में डिस्कस किया है कि कंप्यूटर क्या क्या काम कर सकता है. राइट, अब आपको इन ऑप्शन में से बताना है कौन सा कंप्यूटर का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है. तो ऑप्शन ए है परफॉर्म्स फास्ट, ऑप्शन बी परफॉर्म्स मैथमेटिकल कैलकुलेशंस एक्यूरेटली, ऑप्शन सी अप्लाई जजमेंट्स ऑन इट्स ओन in unknown or unexpected situations, option D safer in dangerous places like mines. सो ऑब्वियस सी बात है कि कंप्यूटर यहाँ पे फास्ट कैलकुलेशन करता है. ठीक है, इसीलिए तो हम कंप्यूटर का यूज करते हैं. जो भी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस आप देते हो उसे एक्यूरेटली, बिना कोई मिस्टेक के, बहुत जल्दी सेकंड्स में परफॉर्म करके देता है, चाहे कितना भी बिगर कैलकुलेशन हो. ह्यूमन एरर कर सकते हैं, मिस्टेक कर सकते हैं, टाइम लगा सकते हैं सॉल्यूशन में, बट कंप्यूटर ऐसा नहीं करता है. सो ये तो इसकी बिगर स्ट्रेंथ है ही, है ना. सो ये तो दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स इसके हो गए. थर्ड क्या है, अप्लाई जजमेंट्स ऑन इट्स ओन इन अननोन और अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन. कंप्यूटर के पास यदि कोई अनएक्सपेक्टेड या अननोन सिचुएशन आती तो खुद से क्या वो डिसीजन ले सकता है? नहीं, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है. कंप्यूटर का ये एक लिमिटेशन है कि वो खुद से जजमेंट नहीं कर सकता है, खुद से डिसीजन नहीं ले सकता है. राइट, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी. अब डी क्या दिया हुआ है? सेफर इन डेंजरस प्लेसेस लाइक माइंस. तो यस, इसके लिए भी आपको ये क्या कर सकता है, इसमें बहुत सारे ऐसे सॉल्यूशंस है कि आप किस तरीके से सेफ वे में डेंजरस प्लेसेस पर जा सकते हो, विजिट कर सकते हो, क्या सेफ्टी, क्या प्रिकॉशन आपको लेने चाहिए. जब रिसर्च करोगे तो सारे ऑप्शंस आपको वहां भी मिल जाते हैं. राइट, तो होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पर. सो सी इज द करेक्ट आंसर्स. तो कैरेक्टरिस्टिक्स वाला यदि वीडियो देखा है तो आप इसका आंसर करेक्ट कर पाओगे इजीली. नाउ सेकंड क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिफाइंस अ कंप्यूटर सिस्टम. ऑप्शंस में से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन कंप्यूटर सिस्टम को करेक्टली डिफाइन कर रहा है. तो कंप्यूटर सिस्टम, व्हाट इज कंप्यूटर सिस्टम, इस पर भी एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने बनाया हुआ है जिसमें हमने बहुत सारी डेफिनेशंस को डिस्कस किया है, डिटेल में पढ़ा है कि कंप्यूटर सिस्टम किन सारे डिवाइसेस को कंप्राइज करके बना हुआ है, एक्चुअली ये क्या फंक्शनिंग परफॉर्म कर रहा है, ये सब हमने डिटेल में पढ़ा है. अब बता दूं कि जो भी असाइनमेंट के क्वेश्चंस हैं इनके आंसर्स आपकी बुक में नहीं दिए हुए हैं. आंसर्स यदि आपको चाहिए तो स्टार्ट से लेकर एंड तक वीडियो को देखना है. बुक लेके यदि बैठे हुए हो तो साथ में टिक मार्क करते चलना, या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है जो कि कंप्यूटर सिस्टम को डिफाइन करता है? ऑप्शन ए हार्डवेयर, ऑप्शन बी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर प्लस डेटा, ऑप्शन डी हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर प्लस डेटा प्लस ह्यूमन बीइंग. सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज डी, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा एंड ह्यूमन बीइंग. ऑब्वियस ये सारी चीज मिलकर ही एक कंप्यूटर सिस्टम को डिफाइन करती है. मींस कि जो कंप्यूटर सिस्टम है बेसिकली वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बना हुआ है. अब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बना हुआ है मींस कि जब भी आप कंप्यूटर सिस्टम स्टार्ट करते हो तो आपको एक सॉफ्टवेयर उसके अंदर
अंदर एग्जीक्यूट होता हुआ दिखता है। फिर आप अलग अलग हार्डवेयर का यूज करके, कुछ इनपुट है कुछ आउटपुट है, उनका यूज करके डेटा को एंटर करते हो और रिजल्ट के फॉर्मेट में एक्सेस करते हो। ठीक है, तो यहाँ पर यूजर्स बेसिकली कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं, ह्यूमंस कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं, और कंप्यूटर ह्यूमंस को क्या दे रहा है, फैसिलिटी दे रहा है कि आप अपने टास्क को इजी वे में, स्पीडी वे में कर पा रहे हो। तो यहाँ पे किसका कॉम्बिनेशन हुआ, कैसे आप डिफाइन कर सकते हो, आप इन तीनों के कॉम्बिनेशन से कंप्यूटर सिस्टम की डेफिनेशन को इजी वे में डिफाइन कर सकते हो। यदि सिर्फ हार्डवेयर होगा, सॉफ्टवेयर नहीं होगा, तो क्या कंप्यूटर वर्क करेगा? नो। या सॉफ्टवेयर होगा, हार्डवेयर नहीं होगा, तो क्या कंप्यूटर वर्क करेगा? नहीं। तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन कहलाता है कंप्यूटर सिस्टम, जिसमें आप डेटा को इनपुट करते हो, और ये डेटा अलग अलग टाइप का हो सकता है, ऑडियो, वीडियो, टेक्सचुअल, इमेजेस, ग्राफिक्स, किसी भी फॉर्मेट का हो सकता है, जो सीपीयू प्रोसेस करता है और आपको आउटपुट रिटर्न करता है। करेक्ट। नाउ सी क्वेश्चन क्या दिया है, अनप्रोसेस्ड रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स आर नोन एज। कंप्यूटर में जो आप इनपुट कर रहे होते हो, ठीक है, वो फिलहाल अनप्रोसेस्ड होता है। ठीक है, प्रोसेसिंग के बाद में वो बेसिकली आपको क्या मिलता है, एक प्रॉपर फॉर्मेट में, आंसर के फॉर्मेट में, आउटपुट के फॉर्मेट में मिलता है। ठीक है, तो अनप्रोसेस्ड रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स को हम किस नाम से जानते हैं, इंफॉर्मेशन, स्टोरेज, डेटा, या ऑल ऑफ द अबव। सो यहां करेक्ट आंसर होगा आपका सी, दैट इज डेटा। जो अनप्रोसेस्ड होता है बेसिकली रॉ फैक्ट्स फिगर्स जो आप एंटर कर रहे होते हो, वो डेटा कहलाता है। राइट, जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी बताया था, यहां पे मैंने डेटा इंफॉर्मेशन के बारे में डिटेल में समझाया हुआ है। राइट, सपोज मैंने यहां पे लिखा 46 राम और लिखा उसी के आगे मैंने सपोज हिंदी, तो मैंने ऐसा कुछ इनपुट किया हुआ है। राइट, तो अब जब आप यहाँ पे, अभी आपने कुछ नंबर लिखे, कुछ नाम वगैरह, कुछ कैरेक्टर्स वगैरह लिख दिए। नाउ मैं इसे डिफाइन करती हूँ इस तरीके से, लाइक राम स्कोर्ड 46 मार्क्स इन हिंदी, 46 मार्क्स इन हिंदी। तो अब ये क्या हो गया, ये जो डेटा आपने यहाँ पे लिखा हुआ था, ये रॉ डेटा था, रॉ फैक्ट्स फिगर्स थे। इससे हमने क्या किया, एक सेंटेंस बना दिया। अब इस सेंटेंस से आपको क्या मिल रही है, इस सेंटेंस से आपको एक इंफॉर्मेशन मिल रही है। अब इस सेंटेंस को पढ़ के आपको क्या समझ में आ रहा है भाई, कि राम एक स्टूडेंट है जिसने हिंदी सब्जेक्ट में 46 मार्क्स को स्कोर किया हुआ है। तो यहाँ पे ये रॉ फैक्ट्स फिगर्स थे, और यहाँ पर अब इन फैक्ट्स फिगर्स से आपने एक इंफॉर्मेशन क्रिएट कर दी, जिससे आपको नॉलेज मिल रहा है। तो आ रही है मेरी बात समझ में, कंप्यूटर में भी यही होता है। जो अनप्रोसेस्ड डेटा होता है ना, जो अनप्रोसेस्ड डेटा होता है, अनप्रोसेस्ड रॉ फैक्ट्स फिगर्स होते हैं, जो सीपीयू के पास प्रोसेस होते हैं और उसके बाद में फिर वो आंसर के फॉर्मेट में, इंफॉर्मेशन के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो वो बेसिकली डेटा कहलाता है। और कन्वर्ट होने के बाद, प्रोसेस होने के बाद में वो इंफॉर्मेशन बन जाता है। सो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि डेटा क्या होता है, अनप्रोसेस्ड होता है, जो नॉर्मली आप कीबोर्ड से एंटर करते हो, और इंफॉर्मेशन क्या होता है, प्रोसेस्ड होता है, आउटपुट जो आपको मिलता है आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू। ओके, सो होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सा पार्ट है, समझ में आना चाहिए। बेसिक जो कंप्यूटर डील किससे करता है, डेटा से ही डील करता है, उसी को स्टोर करता है। राइट, नाउ फोर्थ क्वेश्चन, इन कंप्यूटर साइंस बाय द इंफॉर्मेशन वी मीन। कंप्यूटर साइंस में इंफॉर्मेशन का क्या मतलब होता है, अभी मैंने समझाया प्रीवियस क्वेश्चन में। डेटा का मतलब रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, जो अनप्रोसेस्ड होता है, जो मीनिंगलेस होता है, वो डेटा कहलाता है। लेकिन मीनिंगफुल, प्रोसेस्ड क्या कहलाता है, इंफॉर्मेशन, जो आउटपुट आपको मिलता है। सो एनी आउटपुट कमिंग आउट फ्रॉम अ कंप्यूटर, इंफॉर्मेशन क्या वो आउटपुट है जो कंप्यूटर से मिल रहा है आपको, या प्रोसेस्ड डेटा है दैट पुट एन इंटेलिजेंट फॉर्म इन अ कंप्यूटर सिस्टम, या वो रिपोर्ट है दैट प्रिंटेड बाय कंप्यूटर, जो कि कंप्यूटर के थ्रू प्रिंट किया जाता है, या डेटा का प्लूरल है इंफॉर्मेशन। सो ऑब्वियस यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा आपका बी, दैट इज प्रोसेस्ड डेटा पुट इन एन इंटेलिजेंट फॉर्म इन अ कंप्यूटर सिस्टम। वो डेटा जो कि प्रोसेस हो जाता है, डेटा अनप्रोसेस्ड, प्रोसेस होने के बाद में एक इंटेलिजेंट फॉर्म में आपको मिलता है कंप्यूटर सिस्टम पर, इंफॉर्मेशन कहलाता है। ठीक है, जिससे आपको कुछ नॉलेज मिलता है। ठीक है, सो बेसिकली ये क्या हो गया आपका इंफॉर्मेशन। इसे यदि समझे तो आप कैसे समझ सकते हो, डेटा है जो कहाँ जाता है, बेसिकली सीपीयू के पास जाता है, प्रोसेसर इसे प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद में आपको ये इंफॉर्मेशन के फॉर्मेट में मिल जाता है। ओके, और ये हमने डिटेल में समझा है। क्लियर, चलिए आगे बढ़े। फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कैन अ कंप्यूटर सिस्टम परफॉर्म विद एयरलाइंस। देखो बहुत ध्यान से समझना, ऑप्शंस इस तरीके से आपको दिए हुए हैं और क्वेश्चन क्या दिया हुआ है।
कौन सी एक्टिविटी है इन ऑप्शंस में से जो कि एयरलाइंस के साथ परफॉर्म की जाती है, कंप्यूटर सिस्टम कर सकता है बेसिकली। ठीक है, ऑप्शन ए डिस्प्ले अराइवल एंड डिपार्चर टाइम ऑफ फ्लाइट्स। तो कंप्यूटर का यूज तो देखो पहले हर एक फील्ड में हो रहा है, तो एयरलाइंस में भी आप देखते हैं उसका यूज होता है, उसी के थ्रू बेसिकली सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम क्या एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है एयरलाइंस के थ्रू, आपको ऑप्शंस में से पढ़ के बताना है कुल मिला के। ठीक है, सो डिस्प्ले अराइवल एंड डिपार्चर टाइम ऑफ फ्लाइट्स, फ्लाइट्स का अराइवल और डिपार्चर टाइम डिस्प्ले करता है कंप्यूटर। डिस्प्ले इंपॉर्टेंट मैसेजेस, कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस होते हैं वो डिस्प्ले करता है। चेक सीट अवेलेबिलिटी एंड फ्लाइट टाइम्स, फ्लाइट किस टाइम पर आ रही है, जा रही है, कब, कहां से, किस टाइम पर है, सीट उसमें अवेलेबल है नहीं है, ये पता कर सकते हो आप कंप्यूटर से, या इनमें से कोई नहीं, या ऑल ऑफ द अबव, ये सारी चीजें आपको कंप्यूटर से मिल जाती है। सो ऑब्वियस ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि कंप्यूटर आपको यहाँ पर ये सारी इंफॉर्मेशन देता है। कोई सी भी एयरलाइन की यदि वेबसाइट आप विजिट करोगे, तो यदि आपको कहीं भी जाना हो, सपोज आपको भोपाल से दिल्ली जाना है या दिल्ली से यूएस जाना है, तो आप वहां की फ्लाइट चेक कर सकते हो, कब किस टाइम पर है, उसमें सीट है नहीं है। यदि आपने एक बार सीट को रिजर्व कर लिया है तो उसके बाद उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट मैसेजेस भी आपको वहीं डिस्प्ले होते हैं, है ना। हर एक पर्टिकुलर एयरलाइन जो है, फ्लाइट जो है, उससे रिलेटेड आपको सारी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर सिस्टम पर ही डिस्प्ले होती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस थे, उनके आंसर्स आपको मिल गए हैं। अब यहाँ पे कुछ थ्योरी क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया, व्हाट इज कंप्यूटर, हाउ इट इज यूजफुल डिवाइस। कंप्यूटर क्या होता है और कैसे ये एक यूजफुल डिवाइस है। अब कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, डेफिनेशन तो हमें अच्छे से पता ही है, और यूजफुल किस लिए है, तो हर एक फील्ड में, हर एक एप्लीकेशन एरिया में आप इसका यूज देखते हो। चाहे बात करें एजुकेशन फील्ड की, एंटरटेनमेंट फील्ड की, एग्रीकल्चर फील्ड की, मेडिकल हेल्थ केयर में बात कर लें, साइंटिस्ट की बात कर लें, इंजीनियर्स की बात कर लें, फैशन डिजाइनर्स की बात कर लें, हर एक पर्सन, चाहे कोई स्कूल का स्टूडेंट हो, कॉलेज स्टूडेंट हो, कोई भी पर्सन हो, हर एक पर्सन बेसिकली इसका यूज करता है, हर एक के लिए ये यूजफुल होता है। सो करेक्ट आंसर क्या लिख कर आओगे आप, अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ ऑपरेशंस अकॉर्डिंग टू अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। जो भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आप कंप्यूटर में देते हो, उन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग कंप्यूटर वैरायटी ऑफ ऑपरेशंस आपको परफॉर्म करके देता है। ठीक है, वैरायटी मतलब अलग अलग ऑपरेशंस आपको परफॉर्म करके देता है। चाहे आपको कोई डॉक्यूमेंट बनाना हो, प्रेजेंटेशन बनाना हो, कोई फाइल क्रिएट करना हो, सॉन्ग सुनना हो, मूवी देखनी हो, कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करना हो, है ना, या आपको प्रिंटिंग करवाना हो। सो हर एक यूजर अपने अपने अकॉर्डिंग वैरायटी ऑफ ऑपरेशंस को यहाँ परफॉर्म करता है। अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस व्हिच कैन टेक्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस एज इनपुट, स्टोर इट इन मेमोरी, प्रोसेस ऑन डेटा एज पर इंस्ट्रक्शंस एंड गिव द आउटपुट एज अ रिजल्ट और इंफॉर्मेशन। सो कुल मिला के जो अभी तक हम डिस्कस करते हुए आए हैं वही डेफिनेशन यहाँ लिखी है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इनपुट करता है, जिसमें आप कुछ इंस्ट्रक्शन को एज ए इनपुट करते हो और फिर वो स्टोर होती है मेमोरी में। मेमोरी में स्टोर होने के बाद में सीपीयू मेमोरी से उस डेटा को इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद में आपको फिर रिजल्ट मिलता है एज ए आउटपुट। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ पे ये लिखी हुई है आपकी आईपीओ साइकिल, जो हमने पढ़ी थी कि आप पहले डेटा इनपुट करते हो, डेटा इनपुट होने के बाद में जाकर स्टोर होता है, स्टोर होने के बाद में डेटा क्या होता है, मेमोरी में स्टोर होता है, मेमोरी में स्टोर होने के बाद डेटा आपका प्रोसेस होता है। सीपीयू में जो प्रोसेसर है वो इसे प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद आपको मिलता है आउटपुट। राइट, तो कुछ इस तरीके से आईपीओ साइकिल आपकी वर्क करती है। राइट, सो होप आपको ये आईपीओ साइकिल के बारे में समझ में आ गया है और यही एक्चुअल एक्शन है, यही कंप्यूटर की फंक्शनिंग है। नाउ अ कंप्यूटर इज यूजफुल इन मेनी वेज। अब कंप्यूटर अलग अलग तरीके से यूजफुल है। अब क्या वो मेनी वेज है, सो इट इज हेल्प इन डूइंग कैलकुलेशंस, कैलकुलेशन में आपकी हेल्प करता है। ऑनलाइन शॉपिंग आप कर सकते हो, आपको यदि कुछ पिज्जा वगैरह खाना है तो आप जोमेटो से ऑर्डर कर सकते हो। एजुकेशन में कुछ सीखना है, कुछ ट्रेनिंग वगैरह आपको चाहिए तो वो ले सकते हो, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो एजुकेशन में इस तरीके से हेल्प कर रहा है। प्रेजेंटेशन यदि क्रिएट करना है तो वो आप क्रिएट कर सकते हो, एक्सेट्रा। तो बिजनेस फील्ड में, एग्रीकल्चर फील्ड में, हेल्थ केयर फील्ड में, एजुकेशन फील्ड में, हर एक फील्ड में आप कंप्यूटर का यूज देखते हो और हर एक यूजर अपने तरीके से अलग अलग ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए इसका यूज करता है। तो कुछ ऑप्शंस मैंने यहाँ पर लिखे हुए, इसके अलावा आप इसे पॉइंट
वाइज डिटेल में अलग अलग तरीके से आंसर को लिख कर आ सकते हो। डेफिनेशन यहाँ पे 2 लिखी हुई है, इनमें से कोई भी एक डेफिनेशन आप लिख सकते हो, अपने अकॉर्डिंग भी डेफिनेशन प्रिपेयर करके आ सकते हो। मैंने जब व्हाट इज कंप्यूटर पढ़ाया था तो उसमें मैंने बहुत सारे डेफिनेशंस को डिस्कस किया था, जो आपको अच्छी लगे डेफिनेशन वो आप लिख कर आ सकते हो, राइट। और साथ ही इसके यूजेस आप पॉइंट वाइज भी लिख सकते हो। क्लियर? तो मैंने एक आइडिया आपको बताया है कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको किस तरीके से एग्जाम में लिखकर आना है। नाउ 7th क्वेश्चन, What are the strengths and weaknesses of a computer system? कंप्यूटर सिस्टम की क्या स्ट्रेंथ होती है और क्या वीकनेस होती है, ये आपको यहाँ पर बताना है। सो ऑब्वियस सी बात है कि कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स हमने डिस्कस किए थे, जिसमें हमने स्ट्रेंथ पढ़ी थी कि कंप्यूटर क्या क्या काम कर सकता है, किस में कैपेबल है, और दूसरा क्या लिमिटेशंस इसकी हो सकती है ना। तो वही आपको यहाँ डिटेल में समझाना है। भाई कंप्यूटर सिस्टम हर एक काम को बहुत फास्ट, स्पीडी वे में, एक्यूरेट वे में करके देता है, रिलायबल है, वर्सेटाइल है, हर तरीके से आप कभी भी इसको यूज कर सकते हो, थकता नहीं है, बोर नहीं होता है ना। तो वही सारी इसकी क्या हो गई, स्ट्रेंथ हो गई, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। सो द स्ट्रेंथ ऑफ कंप्यूटर्स आर स्पीड, एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी, वर्सेटाइलिटी और सबसे मेन इंपॉर्टेंट हाई स्टोरेज कैपेसिटी। सो ये सारे स्ट्रेंथ मैंने ह्यूमन से कंपेयर करके आपको समझाए थे डिटेल में, ताकि एक भी पॉइंट आप यहां से मिस ना करो, सब आपको याद रहे। मींस कि कंप्यूटर बहुत फास्ट स्पीड के साथ कैलकुलेशन करता है। आप जहां पे 2 से 3 मिनट लगाते हो किसी कैलकुलेशन को करने में, कंप्यूटर सेकंड्स में करके देता है। सो फास्ट स्पीड आपको प्रोवाइड करता है। उसी कैलकुलेशन को करने में आपसे गलती हो सकती है, मिस्टेक हो सकती है, बट कंप्यूटर एक्यूरेसी के साथ आंसर रिटर्न करता है, डेसिमल प्रिसिशन के साथ में आपको आंसर रिटर्न करता है, बिना कोई मिस्टेक के। रिलायबल है, ठीक है, साथ ही वर्सेटाइल भी है, मतलब बोर भी नहीं होता है, थकता भी नहीं है, कोई टायर्डनेस इसमें नहीं होती, कैसा भी दिन भर 24/7 आवर्स आप इसको यूज कर सकते हो। पोर्टेबल भी कंप्यूटर्स आजकल मार्केट में अवेलेबल है, आप इसे किसी भी तरीके से यूज कर सकते हो, राइट। साथ ही हाई स्टोरेज कैपेसिटी भी आपको प्रोवाइड करता है। हाई स्टोरेज कैपेसिटी मतलब इसमें एक मेमोरी डिवाइस होता है जिसमें आप कितना भी डेटा स्टोर करवा सकते हो, स्मॉल इन साइज बट बिगर इन कैपेसिटी। साइज स्मॉल होता है लेकिन उसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। मेगाबाइट्स, किलोबाइट्स, गीगाबाइट्स, टेराबाइट्स तक आजकल मार्केट में स्टोरेज डिवाइसेस अवेलेबल हैं जिसमें आप डेटा को स्टोर करवा सकते हो। आप कल परसों कही हुई बातों को भूल सकते हो, आपका जो मेमोरी है वो लिमिटेड हो सकता है, लेकिन कंप्यूटर के पास में ह्यूज मेमोरी अवेलेबल होती है। सो कुल मिला के ये कंप्यूटर की स्ट्रेंथ हो गई जिसके लिए हम कंप्यूटर का यूज करते हैं। अब यहाँ पे एक काम की बात यह है कि भाई ह्यूमन से जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो ह्यूमंस में पावर कम होती है लेकिन नॉलेज ज्यादा होता है, लेकिन कंप्यूटर्स में पावर ज्यादा होती है, नॉलेज कम होता है। इसलिए ह्यूमंस ने ऐसे डिवाइसेस को बनाया हुआ है जिसकी वजह से वो अपने काम को, अपने नॉलेज को इनहांस कर सके, उसका यूज कर सके, अपने टास्क को इजी कर सके, राइट। अब इसकी वीकनेस क्या होती है, तो हर एक डिवाइस की, हर एक चीज की, दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जो 100% परफेक्ट है। कोई परफेक्ट नहीं है, ना मैं ना आप, हर किसी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स या कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होते हैं, ठीक है। वैसे ही कंप्यूटर के भी अपने लिमिटेशंस हैं। दैट इज वीकनेसेस ऑफ कंप्यूटर आर लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर। ये खुद से कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता है। मींस कि यदि आप सोचो कि ये ह्यूमंस की तरह, जैसे हम डिसीजन ले लेते हैं ना कि अगर ऐसा नहीं हो रहा तो ठीक है ये कर लेते हैं, या ये नहीं हो रहा तो ठीक है ये कर लेते हैं, ये रास्ता छोटा है तो यहां से चले जाते हैं, उसको स्किप कर देते हैं, ऐसा कोई डिसीजन कंप्यूटर नहीं लेता। इसमें ये कमी होती है। इसके अलावा इसका आईक्यू लेवल 0 होता है। आईक्यू लेवल 0 होता है, इट मींस कि यदि पास्ट एक्सपीरियंसेस से, जैसे हम सीखते हैं ना, वो कहते हैं ठोकर खा के ठाकुर बनते हो आप, उसी तरीके से यदि पास्ट में आपसे कुछ गलती हुई होती है तो आप उसको दोबारा नहीं करते हो, आप उससे आगे बढ़ते हो, उस गलती से कुछ सीखते हो। लेकिन यहाँ पे कंप्यूटर के पास ये थिंकिंग या ये एबिलिटी नहीं होती है कि वो अपने पास्ट एक्सपीरियंस से आगे बढ़ सके, सीख सके। लेकिन इसके बावजूद, इन वीकनेसेस के बावजूद भी आज एक ऐसी टर्म मौजूद है जिसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिनसे हम इन लिमिटेशंस को ओवरकम कर पा रहे हैं। मतलब आजकल जो रोबोट्स वगैरह आप देखते हो, उसके थ्रू आप कंप्यूटर्स के थ्रू डिसीजन ले सकते हो। आप उसमें इतने सारे इनपुट्स डालते हो, इतने सारे लॉजिक्स अप्लाई करते हो प्रोग्रामिंग के थ्रू कि आप कंप्यूटर से डिसीजन भी कुछ ले सकते हो। हर ये बात समझ में। और कंप्यूटर्स आजकल मशीन लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू, न्यूरल नेटवर्क्स के थ्रू इवन अपने पास्ट एक्सपीरियंस से सीख भी पा रहा है। बहुत सारी नई नई ऐप्स अवेलेबल है, जैसे चैट जीपीटी, गूगल बार्ड वगैरह। ये जो एप्लीकेशंस हैं ये एआई बेस्ड ही हैं, जिन्होंने इन लिमिटेशंस को काफी हद तक कम कर दिया है, राइट। सो होप आपको ये समझ में आ रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज
व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आईपीओ साइकिल? आईपीओ साइकिल क्या होता है? तो अभी हमने कंप्यूटर की डेफिनेशन में ये चीज समझ ली है कि कंप्यूटर बेसिकली आईपीओ साइकिल पर बेस्ड है, दैट इज इनपुट प्रोसेस आउटपुट। अब यहाँ पे आप इसका डायग्राम भी बना के आ सकते हो आईपीओ साइकिल का, कोई परेशानी नहीं है कि कंप्यूटर में आप कुछ इनपुट करते हो, फिर वो प्रोसेस होता है, फिर आपको आउटपुट मिलता है। मीन्स कि यहाँ पर आपने सपोज, क्या बात कर रही हूँ मैं, एक तरीके से आपको आईपीओ साइकिल समझा देती हूँ कि आप यहाँ पे कुछ डेटा इनपुट करते हो, ठीक है। सो इनपुट करने के लिए आप इनपुट डिवाइसेस का यूज करते हो। सपोज आपने यहाँ पर कीबोर्ड जो सबसे पॉपुलर और कॉमन इनपुट डिवाइस है उसका यूज कर लिया। अब ये डेटा प्रोसेसर के पास जाता है। प्रोसेसर मतलब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सीपीयू की, तो सीपीयू डेटा को प्रोसेस करता है। तो सीपीयू में भी डेटा प्रोसेस होता है, तो कहाँ प्रोसेस होता है भाई? इसमें अगेन 3 यूनिट्स होती है, एक होती है एएलयू, एक होती है सीयू और एक होती है मेमोरी, जो प्राइमरी मेमोरी है, रैम या रजिस्टर्स की भी हम बात कर सकते हैं। तो सीपीयू में जो प्रोसेसिंग का काम करता है वो कौन करता है? एएलयू। अब प्रोसेसिंग के बाद आपको मिलता है क्या? रिजल्ट। तो रिजल्ट आपको कहां पे मिलता है? आउटपुट यूनिट में। तो आ रही है मेरी बात समझ में? सीपीयू क्या कर रहा है? सीपीयू आपके डेटा को प्रोसेस कर रहा है। सो दिस इज कॉल्ड आईपीओ साइकिल, ठीक है। अब बेसिकली यदि हम इसकी वर्किंग समझ लें, यहाँ पे वही बोला है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आईपीओ साइकिल, तो इसकी यदि हम वर्किंग समझते हैं, तो सपोज आपने कीबोर्ड से इनपुट किया, जो एग्जांपल मैंने आपको पहले भी बताया है 2 + 2, तो ये क्या है? बेसिकली अभी रॉ डेटा है। ये आपने डेटा इनपुट किया कीबोर्ड के थ्रू। जब आप ये डेटा कीबोर्ड के थ्रू इनपुट करते हो तो ये डेटा अभी ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में, जिसको आप समझ रहे हो। लेकिन कंप्यूटर जो सीपीयू है, जो प्रोसेसर है, जो प्रोसेस करेगा, वो इस 2 को नहीं जानता है कि ये 2 क्या है। वो सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझता है, दैट इज बाइनरी लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज समझता है? बाइनरी लैंग्वेज, जो किससे मिलकर बनी हुई है? जो 2 बिट से मिलकर बनी हुई है, दैट इज 0 and 1। वो इस 2 + 2 को, हर एक चीज को, जो भी आप इनपुट करोगे, चाहे कोई नंबर, कैरेक्टर, इमेज, ग्राफिक, जो भी आप डेटा यहां से इनपुट करोगे, उसे सिर्फ और सिर्फ इसी बाइनरी फॉर्मेट में 0 1 में कन्वर्ट कर देगा, और कन्वर्ट करने के बाद में फिर प्रोसेसिंग करेगा। तो इनपुट डिवाइस से जो भी आपने इनपुट किया वो पहले कन्वर्ट हुआ, प्रोसेसर के पास गया। अब यहाँ पे सीपीयू में जब ये चीजें जाती हैं तो सबसे पहले स्टोर होती है कहाँ पर? मेमोरी में। कहाँ स्टोर होती है सबसे पहले? सबसे पहले वो चीजें स्टोर होती है मेमोरी में। तो मेमोरी में सबसे पहले क्या स्टोर हो गया? मेमोरी में सबसे पहले 2 + 2 स्टोर हो गया। अब यहाँ पे एक सबसे मेन इंपॉर्टेंट यूनिट होती है, दैट इज सीयू कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट इस मेमोरी को, है ना, जो भी मेमोरी है, रैम है या रजिस्टर्स है, उसे इंस्ट्रक्ट करती है, उसे सिग्नल्स देती है कि अब ये जो डेटा है बेसिकली कहाँ पर भेजे? प्रोसेसिंग करने के लिए एएलयू के पास भेजे। तो ये 2 + 2 एएलयू के पास जाता है और एएलयू इस प्लस ऑपरेशन को परफॉर्म करता है और आंसर जनरेट करता है 4। ये सब बाइनरी फॉर्मेट में होता है, सब 0 1 0 1 में कैलकुलेशन होता है। तो एएलयू ने आंसर जनरेट कर दिया 4, आउटपुट जनरेट हो गया, ठीक है। अब अगेन कंट्रोल यूनिट इसको क्या देता है? इसको बेसिकली सिग्नल्स प्रोवाइड करता है कि अब जो आंसर जनरेट हुआ है उस आंसर को वापस कहां तक भेजो? मेमोरी तक भेजो। तो मेमोरी में फिर आंसर वापस स्टोर हो गया। अब आंसर मेमोरी में आ चुका है तो कंट्रोल यूनिट अगेन मेमोरी को सिग्नल्स देता है कि अब इस आंसर को कहां पहुंचाया जाए? कहां पर? आउटपुट यूनिट के पास पहुंचाया जाए। तो मेमोरी से ही आउटपुट आपको यहां मिलेगा। तो जब आपके पास आउटपुट पहुंचता है तो आउटपुट कहां पहुंचता है? बेसिकली मॉनिटर पर। कौन सी स्क्रीन पर दिखता है आपको? मॉनिटर स्क्रीन पर दिखता है। तो मॉनिटर एक कॉमन सा पॉपुलर सा आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। तो मॉनिटर पर जब आपको आउटपुट दिख रहा है तो अगेन वो बाइनरी से किस फॉर्मेट में कन्वर्ट होकर दिखता है? ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट। मींस कि आपको आउटपुट यहाँ पे क्या शो होगा? 2 + 2 4 शो होगा, ठीक है। ये आपको आउटपुट बकायदा यहाँ पर दिखेगा मॉनिटर स्क्रीन पर। तो ये आपको जो आउटपुट मिल रहा है वो किस फॉर्मेट में मिल रहा है? अब आउटपुट आपको एक इंफॉर्मेशन के फॉर्मेट में दिख रहा है, ठीक है। कैसे? एक इंफॉर्मेशन के फॉर्मेट में, एक रिजल्ट के फॉर्मेट में दिख रहा है। सो दिस इज होल अबाउट आईपीओ साइकिल, ठीक है। ऐसा डायग्राम भी आप बना के आ सकते हो। दिस इज होल अबाउट ब्लॉक स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर, फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर। ऐसा क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। सो होप आपको अब इसका आंसर अच्छे से क्लियर है। इसे मैंने डिटेल में समझाया हुआ है। वेल, जब हमने फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर पढ़ा था वहां एक एक डिवाइस के, जो अभी हमने एएलयू सीयू पढ़ा ना, इनके बारे में भी डिटेल में समझा है, ठीक। तो क्या लिख कर आओगे आईपीओ साइकिल के बारे में यदि आगे एग्जाम में? तो आईपीओ साइकिल मींस इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल
एवरी टास्क फॉलोज द इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल। जो भी टास्क आप कंप्यूटर को देते हो करने के लिए वो इसी आईपीओ साइकिल पर बेस्ड होता है। अ कंप्यूटर इज ऑल्सो फॉलोइंग दिस साइकिल, इट टेक्स एन इनपुट। इसमें कंप्यूटर बेसिकली क्या लेता है, इनपुट लेता है, उसे प्रोसेस करता है और देन गिव्स द आउटपुट, फिर आपको आउटपुट रिटर्न करता है। सो होप इतना अच्छे से समझ में आ गया कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या लिख कर आऊंगी। एक छोटा सा आईपीओ साइकिल का डायग्राम भी बना के आ जाना, ठीक है, कुछ नहीं जाएगा, मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे। नाउ 9th क्वेश्चन क्या पूछा है, What are the 4 basic components of a computer system? कंप्यूटर सिस्टम के 4 बेसिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, समझ में आ रहा है? 4 बेसिक कंपोनेंट्स के नाम आपको बताने हैं। ये क्वेश्चन हमने असिस्टेड प्रैक्टिस में भी देखा था। तो 4 बेसिक जो कंपोनेंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट है वो यही है जो अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा कि कंप्यूटर इनपुट लेने के लिए इनपुट यूनिट का यूज करेगा, बिना इनपुट यूनिट के आप इनपुट नहीं कर पाओगे, तो पहला इसेंशियल कंपोनेंट। दूसरा, प्रोसेसिंग के लिए उसे प्रोसेसर की जरूरत पड़ेगी, माइक्रो प्रोसेसर की, तो प्रोसेसर आपका इंपॉर्टेंट डिवाइस हो गया, इसेंशियल डिवाइस हो गया। डेटा को स्टोर करने के लिए मेमोरी की नीड होगी, तो स्टोरेज डिवाइस हो गया, स्टोरेज यूनिट हो गया। फिर आपको आउटपुट कहाँ दिखेगा, उसके लिए आउटपुट यूनिट की जरूरत पड़ेगी, तो आउटपुट डिवाइस हो गया। सो दिस ऑल 4 आर essential and necessary components of computer system. So 4 basic components of computer system जिसके बेसिस पे आईपीओ साइकिल कंप्लीट होती है, जिसके बेसिस पे कंप्यूटर सिस्टम कंप्लीट होता है और टास्क को परफॉर्म करता है। दिस ऑल आर इनपुट यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट, स्टोरेज यूनिट एंड आउटपुट यूनिट। इन चारों के बिना कंप्यूटर सिस्टम कंप्लीट नहीं होता और कोई टास्क परफॉर्म नहीं होगा यदि इनमें से एक भी मिसिंग होगा। तो चारों इसेंशियल हैं। आ गई बात समझ में? जैसे घर में मम्मी पापा दोनों का होना जरूरी है ना, बिल्कुल वैसे ही कंप्यूटर सिस्टम में ये चारों चीजों का होना जरूरी है। जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी में यदि एक भी पार्ट इधर से उधर होता है या एक भी पार्ट मिसिंग होता है तो परेशानी होती है, ह्यूमन बॉडी जो सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है। बिल्कुल वैसे यहाँ भी कंप्यूटर सिस्टम में यदि इन चारों में से कोई भी एक चीज मिसिंग होती है या नहीं होती है तो यहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम कंप्लीट नहीं होता है, टास्क इजिली एग्जीक्यूट नहीं हो पाते। आ गई बात समझ में? अब इनपुट यूनिट में वही सेम चीज, कीबोर्ड माउस की हम बात कर रहे हैं, प्रोसेसिंग यूनिट में सीपीयू माइक्रो प्रोसेसर की बात कर रहे हैं, स्टोरेज यूनिट में हम मेमोरी यूनिट्स की बात कर रहे हैं, रैम रोम हार्ड डिस्क वगैरह, आउटपुट यूनिट में आपके मॉनिटर प्रिंटर्स आ जाते हैं। क्लियर? इन्हें हम डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में वेल डिस्कस करेंगे, सो डोंट वरी। क्लियर? नाउ 10th क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हाउ कैन कंप्यूटर्स बी क्लासिफाइड? कंप्यूटर्स को अब आप कैसे क्लासिफाई कर सकते हो, डिटेल में समझा है। 2 वीडियोस में मैंने क्लासिफिकेशन समझाया है आपको। पहले मैंने टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बताया था, उसके बाद मैंने आपको यहाँ पर टाइप्स ऑफ डिजिटल कंप्यूटर्स बताया था, राइट? तो क्लासिफिकेशन कुछ इस तरीके से हमने समझा था, डिटेल में समझेंगे इसे अभी हम, ठीक है? सो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है? क्लासिफिकेशन में आपको एक डायग्रामेटिकली वे में बता देती हूं। यदि ये आपने समझ लिया ना तो मान के चलो आपको कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन याद हो जाना है। क्या हो जाना है? आपको कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन याद हो जाना है। ये याद कर लोगे तो सारी चीज ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी, ठीक है? पहला जो टाइप ऑफ कंप्यूटर होता है यदि हम वो बात कर लें तो यहाँ पे देखो पर्पस वाइज आप कंप्यूटर को डिवाइड कर सकते हो। कैसे? पर्पस वाइज। दूसरा टाइप होता है यहाँ पे कंप्यूटर का कौन सा? ऑपरेशन वाइज। आप ऑपरेशन वाइज भी कंप्यूटर को डिवाइड कर सकते हो। एंड थर्ड इज कॉन्फ़िगरेशन वाइज। अकॉर्डिंग टू कॉन्फ़िगरेशन भी आप कंप्यूटर को डिवाइड कर सकते हो, ठीक है? तो पर्पस वाइज मतलब कंप्यूटर किस पर्पस से यूज करते हो भाई, तो हर एक पर्सन वैरायटी ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म करता है, अलग अलग तरीके से अलग अलग पर्पस के लिए यूज कर सकता है। सो 2 टाइप के पर्पस वाइज कंप्यूटर हो सकते हैं। पहला हो जाएगा आपका जनरल पर्पस, कि आप जनरल पर्पस के लिए कंप्यूटर का यूज करते हो, और दूसरा हो जाएगा यहाँ पे आपका स्पेशल पर्पस, कि आप स्पेशल पर्पस के लिए कंप्यूटर का यूज करते हो। अब जनरल पर्पस में आप डॉक्यूमेंट्स बना सकते हो, स्लाइड्स बना सकते हो, प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हो, म्यूजिक फाइल क्रिएट कर सकते हो, है ना, ऑडियो वीडियो सुन सकते हो, मूवी देख सकते हो, गेम्स प्ले कर सकते हो, ठीक है? तो हर एक पर्सन अपने तरीके से यूज कर रहा है, तो वो जनरल पर्पस हुआ। स्पेशल पर्पस की बात करें तो हॉस्पिटल में कंप्यूटर सिर्फ कस्टमर इंफॉर्मेशन के लिए, पेशेंट के इंफॉर्मेशन के लिए यूज किया जा रहा है, ठीक है? तो वो स्पेशल पर्पस हो गया। साइंटिस्ट रिसर्च के लिए यूज कर रहे हैं तो वो स्पेशल पर्पस हो गया, ठीक है? सो आ रही है बात समझ में, स्पेशल पर्पस। अब वही बात करें ऑपरेशन वाइज, तो यहां भी देखो ऑपरेशन वाइज भी 3 टाइप के कंप्यूटर होते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं ऑपरेशन वाइज में, तो पहला कंप्यूटर होगा आपका कौन सा? एनालॉग कंप्यूटर, ठीक है? जिसमें आप अलग तरीके से ऑपरेशन परफॉर्म करोगे। मतलब जो एनालॉग कंप्यूटर्स होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर्स बेसिकली फिजिकल क्वांटिटीज के साथ वर्क करते हैं, वोल्टेज, करंट, एम्पियर, इन्हें एक्सेप्ट करते हैं, इनके फॉर्मेट में आंसर रिटर्न करते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन देखिए जिसपे आप अपना वेट मेजर करते हो ह्यूमन बॉडी का, तो वो क्या है? एक एनालॉग कंप्यूटर है, ठीक है? अब ये एनालॉग सिग्नल्स को ही एक्सेप्ट करता है, जैसे करंट, वोल्ट, एम्पियर वगैरह, ठीक है? वहीं बात कर ले हम दूसरे आते हैं डिजिटल कंप्यूटर्स। कौन से आते हैं?
डिजिटल कंप्यूटर्स। डिजिटल कंप्यूटर्स क्या होते हैं बेसिकली, जो जनरली हम आजकल यूज कर रहे हैं वो सब डिजिटल कंप्यूटर्स हैं, ठीक है, जिसमें कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, स्कैनर वगैरह आपको दिखता है बकायदा। आप अलग अलग पर्पस से डिजिटल कंप्यूटर का यूज करते हो, जो अलग अलग वैरायटी में आपको मिलते हैं अपने कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे जो हम देखेंगे ना कॉन्फ़िगरेशन वाइज, तो ये डिफरेंट टाइप के डिजिटल कंप्यूटर्स को ही हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिजिटल कंप्यूटर्स को ही कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग समझेंगे। और थर्ड टाइप यहाँ पे होता है क्या, थर्ड टाइप होता है यहाँ पे हाइब्रिड कंप्यूटर्स। कौन सा, हाइब्रिड कंप्यूटर्स, ठीक है। तो अच्छा, डिजिटल कंप्यूटर जो है वो डिजिटल सिग्नल्स को एक्सेप्ट करते हैं जो 0-1 बिट्स के फॉर्मेट में होते हैं, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से इन दोनों का जो बेस्ट रिजल्ट होता है, ठीक है, इन दोनों की बेस्ट जो क्वालिटीज होती हैं उसके बेसिस पे बनाए गए हैं हाइब्रिड कंप्यूटर्स। जैसे वेदर फोरकास्ट को मेजर करना है, ठीक है, तो आपके कौन से कंप्यूटर्स यहाँ पे यूज किए जाते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर्स। पेशेंट्स को ऑब्जर्वेशन में रखना है तो ईसीजी मशीन्स वगैरह जो होती हैं वो सभी हाइब्रिड कंप्यूटर्स ही कहलाते हैं, जो इन दोनों की कैपेबिलिटीज को कंबाइन करके बनाए गए हैं, ठीक है। तो अब डिजिटल कंप्यूटर्स जो आजकल यूज किए जा रहे हैं बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग। देखा जाए तो कितने टाइप के होते हैं, तो कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग यदि हम डिजिटल कंप्यूटर्स को देखें तो यहां पर ये होते हैं बेसिकली 4 से 5 टाइप में, जिसमें पहले हम डिस्कस कर लेते हैं एम्बेडेड कंप्यूटर्स को। कौन से कंप्यूटर्स को, एम्बेडेड कंप्यूटर्स को। ये एम्बेडेड कंप्यूटर्स क्या हो गए, एम्बेडेड कंप्यूटर्स बेसिकली नॉर्मल जो आप अपने आसपास गैजेट्स देखते हो, माइक्रोवेव ओवन, वॉशिंग मशीन, स्मार्ट जो आपके डिवाइसेस होते हैं, स्मार्ट टीवी, आपका स्मार्ट टेलीफोन वगैरह जो होते हैं, स्मार्ट टीवी हो गया, स्मार्ट वॉचेस हो गई, डिजिटल वॉचेस हो गई, ये सब एम्बेडेड डिजिटल कंप्यूटर्स होते हैं जिनका लिमिटेड कैपेसिटी होता है, हम बोल सकते हैं। जैसे स्मॉल आपकी जो हम स्मार्ट टीवी की बात कर लेते हैं, गूगल टीवी की, उस गूगल टीवी में आपने देखा होगा कि आप इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हो, वाईफाई ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हो और कंप्यूटर की फैसिलिटी को एक्सेस कर पा रहे हो। एक छोटी सी माइक्रो प्रोसेसर चिप उसमें लगी होती है जो कंप्यूटर की फंक्शनिंग आपको प्रोवाइड कर देती है। सो वो एम्बेडेड वे में आप जॉइंट वे में कंप्यूटर को भी और टीवी की फंक्शनैलिटी को भी यूज कर पा रहे हो। आ रही है बात समझ में? तो उस टाइप के कंप्यूटर्स क्या हो गए, एम्बेडेड कंप्यूटर हो गए। उसी के साथ आते हैं सेकंड टाइप के कंप्यूटर्स, दैट इज माइक्रो कंप्यूटर्स। कौन से कंप्यूटर्स, माइक्रो कंप्यूटर्स। सो माइक्रो कंप्यूटर्स बेसिकली आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर्स होते हैं या पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं, जो पीसीज आप अपने घर में, शॉप्स में, स्टोर्स में देखते हो ना, बेसिकली वो ही माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं जिनकी कैपेसिटी एम्बेडेड कंप्यूटर से ज्यादा होती है, जिसमें आप बेसिकली इंक्लूड कर सकते हो किन्हें, इसमें आप इंक्लूड कर सकते हो बेसिकली अपने मोबाइल फोन को, है ना। सो माइक्रो कंप्यूटर्स में आप इंक्लूड कर सकते हो किन डिवाइसेस को, यहाँ पे आप मोबाइल फोन्स को इंक्लूड कर सकते हो, साथ ही आप यहाँ पे लैपटॉप को इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है, अपने पर्सनल कंप्यूटर को इंक्लूड कर सकते हो, वर्क स्टेशंस को इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब क्या है बेसिकली, ये सब आपके माइक्रो कंप्यूटर्स में आ जाते हैं, जो पोर्टेबल होते हैं, इजीली आप इन्हें कैरी कर सकते हो, कहीं भी ले जा सकते हो, अपने काम को इजी कर सकते हो। हर एक अलग अलग पर्सन इसको अलग अलग तरीके से यूज करता है, इनकी कैपेसिटी लिमिटेड होती है, एक ही प्रोसेसर होता है, सिंगल यूजर इस पे काम कर सकता है। आगे ही बात समझ में, आगे बढ़ते हैं, इसी में कंटिन्यू करते हैं। माइक्रो कंप्यूटर के बाद आते हैं कौन से कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर। कौन से कंप्यूटर आते हैं, मिनी कंप्यूटर। अब मिनी कंप्यूटर क्या होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर से थोड़े से ज्यादा एडवांस होते हैं, मतलब कि मिनी कंप्यूटर्स में कैपेसिटी ज्यादा आ जाती है, मेमोरी कैपेसिटी ज्यादा मिल जाती है, ठीक है। यहाँ पे प्रोसेसर भी हाई स्पीड प्रोसेसर होता है, एक से ज्यादा यूजर, मल्टी यूजर बेसिकली इस मिनी कंप्यूटर्स पे काम कर सकते हैं, ठीक है। अब बड़े बड़े बिजनेसेस में आप देखो, आपको ये कंप्यूटर्स दिखेंगे, ठीक है, या फिर इंजीनियर्स वगैरह जो होते हैं वो मिनी कंप्यूटर्स का यूज करते हैं, ठीक है। उसी के साथ यदि हम बात कर लें, दूसरा होता है आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। क्या होते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। सो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स मिनी कंप्यूटर्स से ज्यादा एडवांस होते हैं, मतलब कि मेन फ्रेम कंप्यूटर्स बिग इन साइज होते हैं, इन सभी कंप्यूटर से डिफरेंट होते हैं, बिग इन साइज होते हैं, लार्ज कैपेसिटी होती है, ह्यूज कैपेसिटी में डेटा को आप स्टोर कर सकते हो। साथ ही इन मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में मल्टीपल प्रोसेसर, एक से ज्यादा प्रोसेसर का यूज किया जाता है टास्क को डिफाइन करने के लिए, मल्टीपल यूजर्स काम कर सकते हैं, ठीक है। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर टोटली डिफरेंट होते हैं, इसका यूज भी हमने देखा है, वही साइंटिस्ट, बिजनेस पर्सन जिनका बिजनेस बहुत ज्यादा स्प्रेड होता है ना, वो बेसिकली इसका यूज करते हैं। कॉस्टली भी होते हैं, एक्सपेंसिव भी होते हैं, तो जल्दी से यूज नहीं करते हो। एंड लास्ट इज सुपर कंप्यूटर। सो सुपर कंप्यूटर्स क्या होते हैं, बेसिकली बहुत ज्यादा पावरफुल कंप्यूटर होते हैं एज कंपेयर टू ऑल दिस कंप्यूटर्स। ये भी बिग इन साइज होते हैं और इतने पावरफुल होते हैं कि आप इसको इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। 40,000 माइक्रो कंप्यूटर्स मिलकर एक सुपर कंप्यूटर की तरह काम कर सकते हैं। समझ में आया? मतलब 40,000 माइक्रो कंप्यूटर्स को यदि आप यूज करोगे
तब आपका एक सुपर कंप्यूटर उसके अकॉर्डिंगली काम करेगा। तो आप सोचो कि ह्यूमन कैपेबिलिटीज से ज्यादा इसकी क्या होती है, पावरफुल कैपेबिलिटीज होती हैं। इसका कॉन्फ़िगरेशन भी हाई होता है, एक्सपेंसिव भी होते हैं। जनरली आप इसको यूज घर वगैरह में नहीं करते हो, इनके थ्रू आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को डिफाइन कर सकते हो। साइंटिस्ट वगैरह इसका यूज करते हैं, न्यूक्लियर रिसर्च में यूज करते हैं, सिस्टमोलॉजी में यूज कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली इसका यूज हाई स्केल के लिए ही यूज किया जाता है, ठीक है। तो सुपर कंप्यूटर्स में परम, पेस वगैरह का नाम आपने सुना भी होगा, राइट। सो होप आपको ये क्लासिफिकेशन अच्छे से समझ में आया। यदि ये क्लासिफिकेशन आपको याद रहेगा, कंपैरेटिवली आप इसे याद करो ताकि आपको ये सारे कंप्यूटर्स अच्छे से याद रहे, क्योंकि जनरली बच्चे इसमें बड़ा कंफ्यूज होते हैं कि भाई कौन सा कंप्यूटर क्या है, किस लिए यूज किया जाता है, ओके। और इससे ज्यादा डिटेल में मैंने इनकी वीडियोस में समझाया हुआ है, डिटेल में मैंने इसको समझाया हुआ है, तो वहां से आप इसे एक्सेस कर सकते हो। सो आंसर क्या लिख कर आओगे, बेसिकली यहाँ पे सिर्फ आपसे क्लासिफिकेशन पूछा है, तो क्लासिफिकेशन ही आपको लिखकर आना है, डिटेल में लिखकर नहीं आना है, क्योंकि आपको क्लासिफिकेशन पूछा है तो ऑब्वियस सी बात है कि 5 मार्क्स में ही आपसे पूछेंगे। क्लियर? So computers can be classified on the basis of purpose and operation. Purpose और operation के अकॉर्डिंग आप इसको डिफाइन कर सकते हो। पर्पस वाइज देखा जाए तो स्पेशल पर्पस और जनरल पर्पस कंप्यूटर्स होते हैं। ऑपरेशन वाइज यदि देखें तो एनालॉग कंप्यूटर्स, डिजिटल कंप्यूटर्स और हाइब्रिड कंप्यूटर्स होते हैं। डिटेल में हमने इन्हें समझ ही लिया है। उसी के साथ यदि डिजिटल कंप्यूटर्स पे आते हैं तो टाइप्स ऑफ डिजिटल कंप्यूटर्स के अकॉर्डिंग एम्बेडेड कंप्यूटर्स होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर्स और पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं, मिनी कंप्यूटर्स होते हैं, मेनफ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं और सुपर कंप्यूटर्स भी होते हैं। सुपर मीन सबसे ऊपर, ठीक है, ये ध्यान रखना। इन सभी से ज्यादा कैपेसिटी वाले जो कंप्यूटर सिस्टम होते हैं, जो मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर सिस्टम्स होते हैं, वो सुपर कंप्यूटर्स होते हैं। क्लियर? सो होप यू अंडरस्टैंड एवरी क्वेश्चंस। हर क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, जो आपकी बुक में नहीं है, तो क्वेश्चंस को आप यहाँ पे से नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आंसर्स के, राइट। सो मैग्नेट ब्रेन्स आपको ना सिर्फ K-12 बल्कि CBSE इंग्लिश मीडियम, स्पोकन इंग्लिश, CUET, NTSC, ओलंपियाड, यूपी बिहार बोर्ड एंड MP बोर्ड की प्रिपरेशन करवाता है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट विद हाई क्वालिटी एजुकेशन। यदि आप यहां से एक्सेस करना चाहते हो नोट्स, ई नोट्स, बुक्स, ई बुक्स को, तो वो भी फैसिलिटी आपके लिए अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में इससे रिलेटेड लिंक आपको मिल जानी है, या फिर आप रीसेंट अपडेट के लिए फॉलो कर सकते हो फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर जैसे सोशल मीडिया एप्स को भी। सो मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियो लेक्चर्स को यदि आपको एक्सेस करना है तो आप यूट्यूब प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हो, या फिर magnetbrains.com वेबसाइट का यूज कर सकते हो, या फिर आप मोबाइल ऐप को भी प्ले स्टोर से डाउनलोड करके सारे वीडियो लेक्चर्स को 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी कंटेंट के साथ एक्सेस कर सकते हो, ताकि आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सको, साथ ही साथ अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव कर सको। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।